हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर के मुकाबले को पूरी तैयारी कर ली गई है। ये लड़ाई दूसरी लहर की तुलना में और बेहतर तरीके से लड़ी जाएगी। कर्फ्यू में ढील पर फैसला, 7 जून को सीएम सभी जिलों के हालातों पर लगातार ले रहे हैं फीडबैक। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम तीरथ ने प्रदेशवासियों को दी विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। राज्यपाल ने कहा, पर्यावरण की अनदेखी से बढ़ा वायु व जल संकट। बाबा रामदेव का नया बयान, सोमवार से खोलूंगा फार्मा कंपनियों की पोल, जिसकी जो मर्जी है कर लो। मरीजों को कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस से भी बचाएगा टीका, संक्रमण का कम रहेगा जोखिम। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 7 से 10 जून तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में कोरोना तेजी से घटने लगा। शुक्रवार को राज्य में 892 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। मरने वालों की संख्या में अभी बहुत ज्यादा कमी नहीं देखी गई। बता दें कि आज 43 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। उत्तराखंड में 19,283 केस एक्टिव हैं। देहरादून 203, हरिद्वार 112, टिहरी में 12, 46 बागेश्वर, 15 नैनीताल 127, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में 51, उधम सिंह नगर में 76, रुद्रप्रयाग में 33, चंपावत में 23, चमोली में 54 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि जिस तरीके से मरीज बहुत तेजी से सामने आ रहे थे, उसमें काफी नियंत्रण हुआ है। मरीजों की संख्या में काफी कमी देखी गई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हुआ है। उत्तराखंड में 19,283 केस एक्टिव है। देहरादून में 203, हरिद्वार में 112, पौड़ी 44, उत्तरकाशी 12, टिहरी 46, बागेश्वर 15, नैनीताल में 127, अल्मोड़ा 96, पिथौरागढ़ में 51, उधम सिंह नगर में 76, रुद्रप्रयाग में 33 मरीज अभी भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा पहले बहुत तेजी से निकलकर सामने आ रहा था, उसमें काफी कमी देखी गई है। लेकिन मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ खास कमी नहीं आई है। मरने वाले की संख्या में अभी बहुत ज्यादा कमी नहीं देखी गई है। आज 43 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई और उत्तराखंड में ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे रखी है। ब्लैक फंगस से भी उत्तराखंड वासी काफी परेशान हैं। हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की समस्या जो है वो उत्तराखंड वासियों को नहीं होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पूरे उत्तराखंड की हम बात करें तो कोरोना केसेस में काफी कमी देखी जा रही है। और अगर हम बात करें मरने वालों की संख्या की, तो मरने वालों के आंकड़े में ज्यादा सुधार जो है वो नहीं देखा जा रहा है। पर्टिकुलर हरिद्वार की बात करें अगर हम, तो हरिद्वार में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल यही देखिए, प्रदेश में जिस तरीके से पहले यानी कि जो पहली लहर थी कोरोना की, उससे भी जो है चिंता जो है प्रदेश में आई थी। अब दूसरी लहर को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है सतर्क रही है, अलर्ट मोड पर रही है। और साथ में जिस तरीके से जो कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा है और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रदेश सरकार जो एक्टिव हुई है, उसके बाद जो टेस्टिंग को लेकर के एक तैयारियां यानी कि गाँव गाँव तक जो टीमें बनाई गई है, साथ में वैक्सीनेशन को लेकर भी कई जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक तैयारियां जो दिखाई गई हैं कहीं ना कहीं धरातल पर, तो एक जो कोरोना की जो लहर है इस लहर में इस कोरोना की चैन को तोड़ना ये एक बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और टेस्टिंग को लेकर एक प्रक्रिया जिस तरीके से सीएचसी की बात करें या फिर पीएचसी की बात करें या फिर गांव गांव जाकर जिस तरीके से वैनों द्वारा एक टेस्टिंग जो है कराई गई है और उसमें
जो अब केसेज की जो कमी है, यानी कि प्रदेश में जिस तरीके से जो आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है, वो मौतों का आंकड़ा हालांकि इतना कम नहीं है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से 40 से अधिक लोगों की जो मौत हुई है, वो बिल्कुल देखने वाली बात है। बिल्कुल रामगोपाल, एक तरीके से अगर बात करें हम उत्तराखंड की, तो कोरोना केसेस में कमी जरूर आई, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें तो ब्लैक फंगस को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं, ब्लैक फंगस से किस तरीके से निपटा जा रहा है, ब्लैक फंगस के द्वारा कितने ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं और संक्रमितों का आंकड़ा किस तरीके से मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसे प्रदेश में जो ब्लैक फंगस है उसने अपने पैर पसारे हुए, लेकिन फिर भी यानी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जो निरीक्षण भी उनके द्वारा किए गए हैं और जिस तरीके से एक तैयारियां तीसरी लहर और ब्लैक फंगस को लेकर उनके द्वारा बताई गई है। अब हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में भी जो डॉक्टरों का पैनल है वो भी 5 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है ब्लैक फंगस को लेकर के, और साथ में दर्जनों से अधिक जो मरीज जो जिले में देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ब्लैक फंगस के मरीज की जिस तरीके से जो इलाज की एक प्रक्रिया है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो जिले से जो ब्लैक फंगस के मरीज है उनको हरिद्वार से ऋषिकेश जो एम्स है वहां पर जो है भेजना पड़ता है, क्योंकि जो उपचार है उनका वहीं किया जाता है। साथ में यहाँ जो हॉस्पिटल है ब्लैक फंगस को लेके वो उसकी तैयारियां नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा कल भी हरिद्वार में दौरा किया गया था और साथ में जिस तरीके से एक निरीक्षण कोविड हॉस्पिटलों का लिया गया है, एक जायजा लिया गया है, साथ में जो मरीज थे उनसे भी बातचीत की गई है। तो ये स्पष्ट है, उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग में, जो भी व्यवस्थाएं हैं को पूरी कर ली गई है, और साथ में जिस तरीके से तीसरी लहर ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए जो है सरकार और स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तैयार है। रामगोपाल जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अब लगातार ये बात कह रहे हैं कि दूसरी लहर से जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई उससे काफी बेहतर तरीके से हम तीसरी लहर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्या आप बदलाव देख पा रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है कि अब ये बदलाव हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर ठीक से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। आप पहली लहर से वहां पर निपट इसलिए पाए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना नहीं पहुंचा था। दूसरी लहर में जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने दस्तक दी, उसके बाद जो हालात रहे मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तीसरी लहर की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या अभी भी बनी हुई है कि वहां पर जो जरूरी उपकरण है वो मौजूद नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो पूरी तरीके से ठप है। तो क्या वहां पर सुधार के लिए कुछ किया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा? बिल्कुल, यही जिस तरीके से कल उनका दौरा रहा है और उनके दौरे में बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट कहा है निरीक्षण के दौरान कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, और साथ में जो व्यवस्थाएं हैं उपकरणों को लेकर के CHC यानी कि ब्लॉक स्तर पर जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक तैयारियां की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना के मामले निकलते हैं, ब्लैक फंगस की बात करें या फिर अब तीसरी लहर जिस तरीके से दस्तक देती जा रही है उत्तराखंड में या देने की कहें, क्योंकि अभी फिलहाल जो है स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से निरीक्षण प्रदेश के मुखिया द्वारा किया जा रहा है, तो अभी हाल ही में उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो व्यवस्थाएं हैं यानी कि CHC पर जो अधिकारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, तैयारियां हमारी तीसरी लहर यानी कि कोरोना को लेकर भी पूरी है और हम तैयार हैं। जी बिल्कुल रामगोपाल, हमारे साथ अशोक भी जुड़ चुके हैं देहरादून से। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की तो वो अभी दूसरी लहर के मुकाबले अगर देखा जाए, भले ही संक्रमण का खतरा कम हो गया, व्यवस्थाएं जो हैं उनको और बेहतर थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि हम तीसरी लहर से बहुत बेहतर तरीके से लड़ेंगे, मैं अभी रामगोपाल से यही सवाल करी थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो पूरी तरीके से ठप है, वहां पर जरूरी उपकरण नहीं है, तमाम तरीके की समस्याएं इस बार हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उठानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री का फोकस अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं ठप पड़ी है उनको बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए? अशोक, आप तक आवाज आ रही है हमारी? लगता है अशोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रामगोपाल जी, बात अगर हम लॉकडाउन की करें तो लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, बढ़ चुका है अभी तक, और अब अगले आदेश का इंतजार है कि क्या आगे इसको प्रोसीड किया जाएगा।
मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक ले रहे हैं, संक्रमितों पे नजर रख रहे हैं कि आगे क्या स्थिति है, लॉकडाउन खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, इसको लेकर लगातार जायजा ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या लगता है आने वाले समय में जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी धीरे धीरे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना काल में यानी कि जो व्यापार भी ठप हुआ है, एक तरीके से जो आर्थिक तंगी इस समय प्रदेश में दिखाई दे रही है, तो उसको देखते हुए हालांकि कोरोना के ग्राफ को जिस तरीके से जो मतलब कोरोना का ग्राफ जो घटा है प्रदेश में, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा अब ये निर्देश जो है अगले यानी कि विचार विमर्श कर बैठक में जो है लिया जाएगा कि किस जिले में कितने मरीज हैं और मरीजों को की व्यवस्थाओं को देखते हुए यानी कि जो एक ग्राफ है उसको देखते हुए किस तरीके से जो है बाजार खोला जाए या फिर एक जो रियायत दी जाए, तो उसको लेकर के निर्णय लिया जा रहा है। और साथ में क्योंकि जो कोरोना का जो मामले हैं प्रदेश में लगातार अभी घटने पर है, क्योंकि अभी जो टेस्टिंग है वो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा खुद अपने बयानों में कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां कोरोना को लेकर के सतर्क है, क्योंकि जहां आगे उनकी टीम द्वारा एक निरीक्षण भी किया जा रहा है और साथ में एक काउंटिंग भी की जा रही है किस गांव में किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यक्ति हैं कोरोना को लेकर के किस तरीके से क्योंकि टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है कोरोना में इस समय से, और जिस तरीके से टीकाकरण को लेकर के एक अभियान जो चलाया जा रहा है, और क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली है हरिद्वार देहात क्षेत्र में कि जिन व्यक्तियों द्वारा जो 60 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं या फिर 80 प्लस के हैं, तो वैक्सीन लगवाने से भी मना कर दिया गया है। तो उनको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम है या जो आंगनवाड़ी की टोलियां हैं वो घर घर जाकर के एक अवेयर कर रही हैं उनको, और अवेयर करने के साथ साथ ही टीकाकरण के लिए भी एक बुलावा टोली जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजी जा रही है। तो हमें देखने को मिला है हरिद्वार देहात क्षेत्र में कि जो वैक्सीनेशन को लेकर मना करते हैं, अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा और जो उपजिला अधिकारी है उनके द्वारा एक गांव-गांव में जो समितियां गठित कर दी गई हैं, समितियों द्वारा एक बुलावा टोली यानी कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है और साथ में वैक्सीनेशन के लिए उनको कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल रामगोपाल, कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान अब चलाया गया है, इसको शुरुआती दौर में ही शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या काफी ज्यादा है, वहां पर आबादी भी ज्यादा है और कहीं ना कहीं उनको समझा पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो सरकार के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है या टीम है उनके लिए हो। कहीं ना कहीं ये जो जागरूकता अभियान है ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, सिर्फ वैक्सीनेशन के टाइम पे ही नहीं, ताकि ये जो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा था वो उसी वक्त थोड़ा बहुत नियंत्रण में आ सकता था। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिस तरीके से कहा है कि हम तीसरी लहर को लेकर अब और अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे, हम आगे और बेहतर तैयारियां करेंगे। मैं रामगोपाल से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जानकारी ले रही हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर ये समस्या पूरे कोरोना काल की दूसरी लहर में देखने को मिली कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप रही, लोगों को हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पाया ठीक तरीके से, जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर लूट घसोट चलती रही, सरकारी अस्पतालों में जो जरूरी मशीनें होती हैं वो नहीं उपलब्ध थी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिली हैं। बात हम मुख्यमंत्री की करें तो आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री को फोकस करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप है उन पर पैनी नजर रखनी चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए ताकि संक्रमितों का आंकड़ा आगे इतनी तेजी से ना बढ़ सके? बिल्कुल ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी और जब तेजी से जैसी ही दूसरी लहर आती है तो तेजी से कहीं ना कहीं पांव पसारने शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं अपने आप में पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विलंब जरूर दिखाई दिया सरकार द्वारा। लेकिन जैसे ही ये आंकड़े बढ़ते चले गए तो एकदम कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना बहुत बड़ी अपने आप में बड़ी चुनौती होता है। तो इसको लेकर भाजपा द्वारा खुद एक पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया और जो तमाम मोर्चे हैं, सातों मोर्चा द्वारा संगठन द्वारा एक ये टीम भी गठित की गई ताकि वो समय समय पर जाकर वहां का निरीक्षण कर सके और जागरूकता एक अभियान चलाया जा सके, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भी उस पर पूरी तरह से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आ रही हो। हाँ, अभी हम मौजूदा समय की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा समय में ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से हालात अब नियंत्रण में आ रहे हैं तो उसको लेकर भी पहाड़ी कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब खुद मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग लगातार जारी है।
इस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी लहर आना अभी बाकी है, तो उसको लेकर भी अब सरकार को पहले से तैयारियां रखनी होंगी। क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम अंदाजा लगा सकते हैं दूसरी लहर से ही, दूसरी लहर जिस तरह से यहाँ पर आई और एकदम से ही जो संक्रमण का ग्राफ है वो तेजी से ऊपर चला गया, जी। मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता चला गया, कहीं ना कहीं जो स्थितियां वो सामान्य नहीं रही, परिस्थितियां लगातार खराब होती चली गई। तो उसी के अगर हम अनुमान लगाए तो तीसरी लहर कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। तो इसको लेकर भी सरकार को और ज्यादा अभी मेहनत करने की जरूरत होगी। खास तौर पर यहाँ पर अगर सरकार को जरूरत है तो ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जी बिल्कुल अशोक, लगातार हम इसीलिए बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों पे अब फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मौतें हुई। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मौतें भले ही कम हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत काफी अलग रही और मौतों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर रहा। और तीसरी लहर में चूंकि ये बच्चों पर भी इफेक्ट ज्यादा डाल सकता है, तो उसके लिए एक पुख्ता तैयारी जो है वो करने की जरूरत है। सिर्फ बातों से ही कुछ नहीं होगा, काम धरातल पर भी होना बहुत जरूरी है इस बार। बात अगर हम करें लॉकडाउन की अशोक, तो लॉकडाउन का असर जो है वो आम जनता पर, रोज खाने कमाने वालों पर, व्यापारियों पर हमने बहुत ज्यादा देखा। क्योंकि जिस तरीके से पर्यटन क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये तमाम तरीके की जो मुश्किलें हैं वो देखने को मिली हैं, उनको खाने कमाने के लिए काफी प्रॉब्लम हुई। तो अब क्या सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के लिए कोई मदद दी जा रही है, उनको क्या किसी तरीके की कोई मदद मिल रही है? देखिए, जिस तरह से कोरोना जब से आया है, कोरोना की चाहे वो हम बात करें पहली लहर हो, चाहे वो अब वर्तमान समय में बात करें कोरोना की दूसरी लहर हो, हर वर्ग इससे कहीं ना कहीं परेशान हुआ है। व्यापार का खास तौर पर बात करें तो ऐसे में जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो रेडी वाले होते हैं, या फिर छोटे कारोबारी जिनका कारोबार ही उस रेडी की वजह से, या फिर जो छोटे कारोबारी है उनका पूरा दिन का जो दिनचर्या है उन काम की वजह से ही चल पाता है, उनको खासा परेशानी हुई है। जिसके लिए कहीं ना कहीं सरकार ने मदद का हाथ तो बढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो परेशान दिखाई दिए, क्योंकि सरकार द्वारा खाद्य सामग्री से जुड़ी वो चीजें तो मुहैया हो पाई हैं, लेकिन जो एक धनराशि के रूप में जो उनको जरूरत थी, आर्थिक पैकेज के रूप में कोई धनराशि उनको नहीं प्राप्त हो पाई, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो काफी परेशान है। तो इसको लेकर खुद अब यहाँ पर कल अभी बीते 2 दिन की बात करें तो दूध उद्योग व्यापार मंडल द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के जिले के जो तमाम व्यापारी हैं कहीं विरोध प्रदर्शन जता रहे, कोई थाली बजाकर, कोई शंख बजाकर, तो कोई धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि अब हालात अगर नियंत्रण में आ गए हैं तो उस जो कोविड कर्फ्यू है उसको जल्द से जल्द खोल दिया जाए। क्योंकि व्यापारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि हमारी आज जो जमा पूंजी है वो तक अशोक जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जान भी और जहान भी पर भी अब फोकस कर लेना चाहिए। लॉकडाउन को लॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए, ताकि जो लोगों को इतने दिनों से समस्याएं हो रही हैं उससे वो थोड़ी निजात मिल सके उनको, ताकि वो खा कमा सके कम से कम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तराखंड में कोरोना तेजी से घटने लगा है। कहीं ना कहीं स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में है और उम्मीद है कि अब आने वाले समय में अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे शुरू की जाएगी। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू में ढील देने की उठ रही मांग पर फैसला 7 जून को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। और इस बीच मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत स्थिति पर नजर रखने के साथ ही जिलों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल गामा के मुताबिक कोविड की परिस्थितियों के मद्देनजर सभी पहलुओं पर विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की रोकथाम के दृष्टिगत सरकार ने 10 मई को दोपहर 1 जून से प्रदेश में प्रथम चरण का कोविड कर्फ्यू लागू किया। खबर केदारनाथ से है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग नारायणकोटी से समीप करीब 10 घंटे में भी अधिक समय तक बाधित रहा। यह पहाड़ी से भारी मात्रा में चट्टान टूटने से सड़क मार्ग पर करीब 40 मीटर तक मलबा जमा हो गया, जिसके चलते इस दौरान यातायात ठप रहा। इस दौरान मलबे गिरने का दृश्य डरावना था। शुक्रवार को राजमार्ग 109 के समीप सुबह 9 बजे रोड कटिंग का कार्य चल रहा था। इस दौरान अचानक से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिस कारण भारी मात्रा में मलबा सड़क पर एकत्रित हो गया। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज एरिया। नमस्कार।